वॉरेन बफे, विजय केडिया और राकेश झुनझुनवाला में एक चीज कॉमन थी। हाँ, उन सब ने वेल्थ क्रिएट करी स्टॉक मार्केट से, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज थी जिसने इनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक मेजर रोल अदा किया, वो था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा ये डेटा देखो। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 38 इयर्स तक कोको कोला के शेयर्स को होल्ड करा। विजय केडिया, जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, उन्होंने सेरा सैनिटरी को अप्रोक्सीमेटली 18 इयर्स को होल्ड करा था। राकेश झुनझुनवाला, जो कि बिग बुल के नाम से फेमस है, उन्होंने टाइटन को 2002-2003 से एक्यूमुलेट करना शुरू किया था और आज तक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में था। और जब उनका देहांत हुआ तो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी जो मेजर स्टेक है वो भी आपको टाइटन में देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वेल्थ क्रिएशन का जो सीक्रेट फॉर्मूला हम सब ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली अच्छे स्टॉक्स तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ जितना लंबा आप एक अच्छे स्टॉक को होल्ड करते हो वहां पे हमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ 10 ऐसी कंपनी शेयर करने वाला हूं जो कि मेगा ट्रेंड का पार्ट है, वेल नोन है, मार्केट में सब ने उनका नाम सुना हुआ है, तो पोटेंशियल यहां पे काफी दिखता है, ये बड़े बड़े एनालिस्ट का भी कहना है। तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी, और इस चैनल पे हम इन्वेस्टिंग को सिंपल करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है वो स्मूथ हो पाए। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप पुराने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगला मेगा ट्रेंड कौन सा है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर चलने वाले हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है और उन सेक्टर के बिना जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, तो इसका कुछ सिंपल सा आंसर हो सकता है। मैं आपको अपना बताता हूं। सबसे पहला है ग्रीन एनर्जी, दूसरा आता है एआई डेटा सेंटर और तीसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हमें ये सारी की सारी चीजें पता है, जहां पे गूगल, अमेज़न, मेटा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी एआई को पुश कर रही है, डेटा सेंटर को पुश कर रही है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे सेक्टर को कवर करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो कि मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर ऐसे कंपोनेंट को करती है जो कि यूज होता है डिफेंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर, और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी मेनली काम करती है। अब ये जो कंपनी है इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये जो कंपनी है इसको काफी सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। ब्लूम एनर्जी, जो कि यूएस की एक ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर काम करती है, वो कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी ज्यादा ऑर्डर दे रही है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। अगर हम बात करें इसका जो एवरेज पी रहता था वो 90 के आसपास रहता था, मतलब 3x ही कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो यहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी में एफआईआई ने खरीदा है और डीआईआईज ने यहां पर बेचा है, इवन पब्लिक ने भी यहां पर बेचा है। अभी जो कंपनी है इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ऑब्वियसली वैल्यूएशन। ब्लूम एनर्जी, जो कि इनका वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है, अगर उसके बिजनेस को कोई भी इशू आता है, स्लो डाउन आता है, तो यहां पर इस कंपनी में भी एक मेजर करेक्शन हो सकता है। और जब इसके अंदर करेक्शन दिखे तो एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख सकती है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम करीब करीब साल भर से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगली जो कंपनी है उसका नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। बेसिकली कंपनी क्या करती है? ये कंपनी यूटिलिटीज बनाती है इंडस्ट्रीज के लिए, कंज्यूमर फॉर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। इसके काफी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, जैसे कि पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ट्रांसमिशन। ये कंपनी मेनली इस सेक्टर्स के अंदर काम करती है। और ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर वाला जो सेक्टर है वो इंडिया के अंदर कैसे चल रहा है ये आपको पता ही होने वाला है। इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसका जो करंट मार्केट कैप है वो 1,46,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई 121 के आसपास है। आई नो ज्यादातर लोग क्वेश्चन ये पूछेंगे कि यार वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है, क्या करना चाहिए? देखो, जब आप 10 साल की बात करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूएशन आज 200 का है, 500 का है, या 10 का है या 15 का है, क्योंकि 10 साल के अंदर ये जो सारी की सारी कंपनीज होंगी ये 20%, 30%, 40% क्रैश करेंगी, 20%, 30%, 40% ऊपर जाएंगी, राइट? तो वैल्यूएशन एक कंसर्न शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब हम एसआईपी कर रहे हैं तो जो वैल्यूएशन होता है ये इररिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज ना आपको पता है ना मुझे पता है कि इसकी सही वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि जो पीई रेशियो होता है ये प्रॉपर्ली आपको सही वैल्यूएशन नहीं बताता, क्योंकि इसके अंदर ईपीएस ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया जाता। अगर हम ईयर ऑन ईयर लेवल की टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट देखने को मिलती है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो भी यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलती है।
और ईपीएस ग्रोथ भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो होता हुआ दिखा है। ये जो इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कंपाउंडेडली लास्ट 5 साल के अंदर 33% के आसपास हमें ग्रो होते हुए दिखे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआई ने थोड़ी सी पोजीशन कम करी है, वहीं पे जो डीआई है इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन बिल्ड करी है। अगली जो हमारी कंपनी है वो है कमिंस इंडिया। बेसिकली ये करती क्या है, ये यूएस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसी की एक सब कंपनी है कमिंस इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट है उसने कमिंस इंडिया के अंदर 51% के आसपास का स्टेक ले रखा है। इसके जो बिजनेस सेगमेंट है वो इंजन है, पावर जनरेशन है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज में काम करती है, रेलवे में, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस में, डिफेंस के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और मरीन के अंदर बेसिकली ये जो कंपनी है ये काम करती है। और हम बात कर रहे हैं एआई डेटा सेंटर की, तो देखो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये मेनली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको चाहिए होते हैं बड़े बड़े जनरेटर्स। वो कौन बनाएगी, वो बना सकती है कमिंस इंडिया के अंदर, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। अगर हम करंट मार्केट कैप की बात करें तो 1,54,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 63 के आसपास है, आरओसी 40 के आसपास, आरओई 30 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखें तो आपको टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जो बॉटम लाइन है ये भी आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और एवरेज लास्ट 5 साल के अंदर इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास देखने को मिल रही है। अब जब ट्रांसमिशन की बात आ गई, यूएस की बात आ गई कि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो इंडिया के अंदर भी अपना सेटअप कर रही है, तो हम हिताची एनर्जीज को कैसे भूल सकते हैं। इसको पहले हम जानते थे एबीबी पावर प्रोडक्ट एंड सिस्टम इंडिया के नाम से, जो कि अब चेंज होकर के हो चुकी है हिताची एनर्जी इंडिया। ये कंपनी बनी थी 2019 के अंदर एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हिताची एंड एबीबी पावर ग्रिड, और एज ऑफ नाउ करंटली 71.31% के आसपास इसकी जो होल्डिंग है ये प्रमोटर्स के पास है, जो कि हिताची एबीबी ग्रिड के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसका भी मार्केट कैप देखें तो 1,51,000 का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 147 के आसपास का है, आरओसी 29 के आसपास, आरओई 21 के आसपास। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो जो टॉप लाइन है वो लगातार ग्रो हो रहा है, जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है इसने लास्ट 5 साल के अंदर जो सेल्स नंबर है वो 19% के आसपास दिखाए थे हमें। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेक्टर की, और एक ये हिडन सेक्टर है, इसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो। इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है आने वाले टाइम पे इंडिया की इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर, शायद आप ये समझते नहीं हो। जो वायर और केबल वाला जो सेगमेंट है हमारा वो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के डेटा सेंटर के लिए, इंडिया के रेवोल्यूशन के लिए, इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। तो वायर और डेटा केबल सेक्टर को अगर आप मिस करोगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन रही है वो शायद आप मिस कर सकते हो। तो इसी वजह से इस सेक्टर के अंदर दो मार्केट लीडर कंपनीज हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। जो पॉलीकैब इंडिया है वो इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल और वायर के अंदर। ये काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाती है। केबल एंड वायर से इनके रेवेन्यू का 87% आता है। एफएमईजी से इनके रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास आता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास इनके टोटल रेवेन्यू का हिस्सा आता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो सेल्स के नंबर हैं ये आपको कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, बट ये वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अगली जो हमारी कंपनी है इसका नाम है केईआई इंडस्ट्री। ये कंपनी बनी थी 1968 के अंदर, और जो केईआई इंडस्ट्री है वो ईएच केबल्स बनाती है, एसटी केबल बनाती है, एलटी केबल्स बनाती है और इसको इंडिया और इंडिया के बाहर बेचती है। और इस कंपनी के मेनली दो बिजनेस सेगमेंट है, पहला है केबल, दूसरा है ईपीसी बिजनेस। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 48,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 53.1 के आसपास है। आरओसी, आरओई अप्रोक्सीमेटली 20 और 14 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो कंसिस्टेंट आपको टॉप लाइन ग्रो होते हुए दिख रही है। वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो वायर और केबल के अंदर ये जो दो कंपनी है ये मार्केट लीडर है अपने अपने सेगमेंट के अंदर, तो इसीलिए वॉच लिस्ट के लिए अच्छा है। अगले सेक्टर की बात करते हैं। इंडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आप बोलोगे ट्रैवल करना, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलोगे चलो शादी में ज्यादा पैसा खर्च करना, मैं बोलूंगा नहीं। बोलेंगे कार खरीदना, लग्जरी कार खरीदना, मैं बोलूंगा नहीं। इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद है अपना घर खरीदना, चाहे वो टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो, कोई भी इंडिया का सेगमेंट क्यों ना हो, उनको घर खरीदना है। और जो अपने घर का एक्सपीरियंस है ना वो अलग ही होता है। तो इसी वजह से हम बात करने वाले हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर जो कंपनीज हाउसिंग लोन देती है उनके बारे में, क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली है अपने अपने सेक्टर में। कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ के अंदर है। इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहली कंपनी है इसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका
प्रेजेंस पैन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये मेनली उन लोगों को टारगेट करती है जिनकी मंथली इनकम 50,000 या फिर उनसे कम होगी। उनको ये मेनली हाउस लोन प्रोवाइड करती है और 83% इनका AUM उन्हीं सेक्टर से आता है और जो एवरेज टिकट साइज है वो 12 लाख के आसपास है, मतलब छोटे टिकट साइज है। तो अगर एनपीए बढ़ता भी है तो छोटे टिकट साइज है तो इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आता। इसी वजह से ये पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का PE 24 के आसपास है। यहाँ पर जो प्राइस टू बुक है वो इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन एसेट अगर ज्यादा है, मतलब 3.95 का है, तो जो प्राइस टू बुक है ये अगर 2.98 के आसपास है तो ये सेंस बनाता है, ये ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप लाइन ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट 5 इयर्स की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, जिसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास लास्ट 5 इयर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसी सेगमेंट के अंदर हमारी दूसरी कंपनी आती है जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये वाली जो कंपनी है ये भी मेनली होम लोन सेगमेंट के अंदर काम करती है। इनकी जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसके अंदर हाउसिंग लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, इंश्योरेंस सपोर्ट देते हैं और मेनली ओवरऑल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, जैसे होम फर्स्ट का कॉन्सेंट्रेटेड है, एप्टस का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी मैटर करता नहीं सेगमेंट के अंदर। इस सेगमेंट में जो मैटर करता है वो है प्राइस टू बुक 2.9 का है और रिटर्न ऑन एसेट जो कि 7.76 के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट ये बताता है कि जितना पैसा ये दे रहे हैं, जो एसेट क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं अच्छी है। अगर हम बात करें इसके टॉप लाइन की तो आपको लगातार ग्रो होते हुए दिख रही है। जो बॉटम लाइन है वो भी आपको ग्रो होते हुए दिख रही है। एवरेज लास्ट 5 इयर्स के अंदर 28% से इनकी जो टॉप लाइन है ये हमें ग्रो होते हुए दिखी है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दो मेजर इशू है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट बढ़ा तो भाई क्रैश आना नॉर्मल है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल और जॉब या फिर बारिश का सीजन। देखो टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर मेनली लोग किसानी पे निर्भर करते हैं। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई मतलब क्या है कि जो किसान है वो कैसे पैसा कमाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो रिकवरी में कोई दिक्कत तो नहीं आती। इसी वजह से जो एनपीए हैं एप्टस हाउसिंग फाइनेंस के, वो आपको रिसेंटली कम जाते हुए दिखे हैं और होम फर्स्ट के अंदर भी जो हमें नेट एनपीए हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। तो होम फर्स्ट के लिए थोड़ा वरीसम साइन है। वहीं पे जो एप्टस है उसने अपने एनपीओ को कंट्रोल करा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है। अब बात करते हैं आपकी कि पर्टिकुलरली आपको क्या पसंद है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टॉक मार्केट पसंद है और जब स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर भी दो ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। सबसे पहली कंपनी है हमारी BSE, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये एशिया के अंदर 1875 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। इसका भी जो मार्केट कैप है वो 1,52,000 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का P 61.5 के आसपास है। अगर हम BSE की बात करें तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जब भी आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो तब इन कंपनी का पैसा बनता है। हाई कैश फ्लो वाली ये कंपनी है। अगर इसकी भी बात करें तो आप देख सकते हो जो टॉप लाइन है ये कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है, जो बॉटम लाइन है ये कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे एफएनओ कर रहे हैं लोग, बाय सेल कर रहे हैं, इनकी वॉल्यूम्स बढ़ रही है। अब दूसरी चीज कमोडिटी मार्केट, इसलिए जो अगली कंपनी है जो वॉच लिस्ट में होनी चाहिए उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का भी 55.4 के आसपास है और ROC ROE आप देख सकते हो क्योंकि हाई कैश फ्लो वाली कंपनी है। BSE हो गई या फिर MCX होगी, मेनली एक बार प्लेटफॉर्म बना दिया, जब प्लेटफॉर्म बन गया तो इतना ज्यादा इन्वेंट नहीं करना पड़ता, तो इसी वजह से हाई कैश फ्लो बिजनेस है। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रेगुलेटरी रिस्क है कि कोई कैप लगा दिया, जैसे MCX के साथ रिसेंटली हुआ, बोला कि नहीं इतनी वॉल्यूम नहीं दे सकते, मार्जिन नहीं दे सकते, तो बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर होता है। तो रेगुलेटरी बिजनेस है तो इसीलिए गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन से बिजनेस अच्छा या फिर बुरा हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक रिस्क है, इसलिए ये वाली जो कंपनीज होती है इन्हें क्वार्टरली, ईयरली या इनके बारे में क्या न्यूज आ रही है इससे अपडेट रहना अच्छा होता है। अब बात करते हैं 15, 20, 25 साल के बच्चों की। तो बेसिकली जब इंडिया के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो क्या चाहिए उन्हें 2-3 चीजें चाहिए। सबसे पहले घूमने फिरने को चाहिए, पैसा चाहिए और इन सबसे ज्यादा टॉर मारने के लिए इनको गाड़ियां चाहिए। अगर आप एक अमीर हो तो आप चाहोगे एक SUV, और जब मैं SUV के नाम लेता हूं आपके दिमाग में कौन सी कंपनी आती है? अगर आप एक मिडिल क्लास हो तो आपके दिमाग में आएगी XUV 700। अगर आप थोड़े से अमीर हो तो आपके दिमाग में आएगी थार। अगर आपको टोरा पसंद है तो आप बोलोगे थार, वो भी 4 व्हील ड्राइव। तो इसी वजह से जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये जो कंपनी है 3 व्हीलर, PVS, CVS, ट्रैक्टर, अर्थ मूवर, ये सारे के सारे काम करते हैं। वेल नोन कंपनी है। अब बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास की। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए भैया बाइक होनी चाहिए। अब बाइक सारी महंगी है, लेकिन इंडिया का भरोसा किस पे? इंडिया में सबसे ज्यादा बाइकें कौन सी कंपनी की मिलती है? बजाज ऑटो। अगर हम बात करें बजाज की तो इसका मार्केट कैप 2,88,000
करोड़ के आसपास का है स्टॉक का P 26.8। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक फ्लैगशिप कंपनी है बजाज ग्रुप की, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है 79 कंट्रीज के अंदर। अगर हम इसकी बात करें टॉप लाइन की, तो आप देख सकते हो टॉप लाइन ग्रो हो रहा है। बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन ग्रो हो रहा है। सो अगर हम बात करें कि भाई जब भी बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो भाई व्हीकल की तो जरूरत है ही, तो फिर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट में जो कंपनियां बढ़िया काम कर रही हैं उसको हम क्यों ना अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो कुछ ऐसा सिंपल और पावरफुल पोर्टफोलियो में बनाना चाहूंगा जिन कंपनीज के ऊपर पर्सनली मुझे भरोसा है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और ऐसी कंपनी पर्सनली मुझे पसंद है, मैं होल्ड कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है विथ देयर स्टोरी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो जाए कितनी कम हो जाए, लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 साल की, सो वैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर्स में से एक छोटा सा फैक्टर होता है। अगर कंपनी बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ज्यादातर जो कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वो हाई वैल्यूएशन पे ही मिलती है। अगर कोई कंपनी जो लो वैल्यूएशन पे है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर या तो वो कंपनी माइक्रो कैप होगी या फिर उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता। तो लो वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। तो वैल्यूएशन एक फैक्टर है, लेकिन बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफआईआई कैसा देख रहे हैं, वॉल्यूम है या नहीं है, ये सब भी आपको फॉर श्योर चेक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी जिसके अंदर हमने एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करी है जो कि लेजेंडरी इन्वेस्टर है और जिसको मार्केट के अंदर किंग ऑफ ट्रेडर, गॉड ऑफ ट्रेडर के नाम से बुलाया जाता था। तो इसको जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आ गई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।